नमस्ते दोस्तों, आज हम 4 प्रमुख रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ये प्रतिक्रियाएं हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके बारे में सुनकर घबराइए मत। आज हम इन्हें इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो जाइए केमिस्ट्री की दुनिया में एक मजेदार सफर के लिए। अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पानी में चूना डालते हैं तो क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। जब हम पानी में चूना, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहते हैं, डालते हैं, तो वो पानी H2O के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनाता है। इस प्रक्रिया में बहुत गर्मी भी निकलती है, इसलिए मिश्रण गर्म हो जाता है। अगर आपने कभी घर बनवाते हुए देखा हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि मिस्त्री चूने में पानी डालकर उसे सफेद पेस्ट बनाते हैं। यही है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही हैं, जैसे दो दोस्त मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। इस प्रतिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं: CaO plus H2O, CaOH2 plus हीट। यहाँ CO हमारा चूना है, H2O पानी है, CaOH2 हमारा नया दोस्त है जो इन दोनों के मिलने से बना है, और हीट मतलब गर्मी जो इस दोस्ती से पैदा हुई है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाएं, तो समझ लेना कि वहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। अब मान लीजिए आपके पास एक हरे रंग का क्रिस्टल है, जिसे हम फेरस सल्फेट FeSO4 SaTH2O कहते हैं। यह क्रिस्टल अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें पानी के अणु जुड़े होते हैं जो इसे हरा रंग देते हैं। यह पानी के अणु क्रिस्टल के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। अब अगर हम इस क्रिस्टल को गर्म करें तो क्या होगा? यह सवाल बहुत ही रोचक है, क्योंकि गर्मी देने पर क्रिस्टल की संरचना में बदलाव आता है। सबसे पहले तो ये क्रिस्टल अपना पानी गंवा देगा और सफेद हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब होती है जब क्रिस्टल में मौजूद पानी के अणु वाष्पित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम इसे और गर्म करते हैं, इसमें और भी बदलाव आते हैं। अगर हम इसे और गर्म करते रहे तो ये भूरे रंग के पाउडर में बदल जाएगा, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड FeDO3 कहते हैं। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि फेरस सल्फेट के अणु टूटकर फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ ही कुछ गैस भी निकलेगी जिसकी गंध थोड़ी तेज होगी। यह गैस हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि रासायनिक प्रतिक्रिया पूरी हो रही है। यह गैस असल में सल्फर डाइऑक्साइड SO3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का मिश्रण होती है। तो हुआ क्या? हमने एक हरे क्रिस्टल को गर्म किया और उसने अपना रंग और रूप बदल लिया। हमारा हरा क्रिस्टल टूट गया, बिखर गया अलग अलग चीजों में। यह प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक पदार्थ टूटकर कई नए पदार्थ बना सकता है। यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजें बनाती है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें पदार्थों की संरचना और उनके गुणधर्मों को समझने में मदद करती है। इस प्रतिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं: 2 FeSO4 SaTH2O हीट, Fe2O3 plus SO2 plus SO3 plus H2O। यह रासायनिक समीकरण दिखाता है कि कैसे एक पदार्थ गर्मी के प्रभाव से टूटकर नए पदार्थ बनाता है। यहाँ 2 FeSO4 SaTH2O हमारा हरा क्रिस्टल है, Fe2O3 भूरा पाउडर है, SO2 और SO3 हमारी तेज गंध वाली गैस है, और H2O पानी है जो पहले ही उठ चुका है। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला क्रिस्टल कई नए पदार्थों में बदल सकता है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजें बनाए तो समझ लेना कि वहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये रासायनिक प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि पदार्थ कैसे बदलते हैं और उनके गुणधर्म कैसे प्रभावित होते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला है? यह एक बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद प्रयोग है, जो हमें रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के बारे में सिखाता है। नहीं? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। इस प्रयोग के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का घोल नीले रंग का होता है। यह नीला रंग कॉपर आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, जो घोल में घुले होते हैं। अब अगर हम इसमें लोहे की कील डालें तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि घोल का नीला रंग फीका पड़ने लगता है। यह एक संकेत है कि कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
और कील पर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है। यह परत धीरे धीरे मोटी होती जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि एक नई धातु की परत बन रही है। यह भूरी परत असल में कॉपर Cu है, जो कॉपर सल्फेट से अलग होकर कील पर जम गया है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर सकती है और घोल का रंग हल्का हरा क्यों हुआ। यह एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि घोल में कुछ नया बन रहा है, क्योंकि अब घोल में फेरस सल्फेट FeSO4 बन गया है। तो हुआ क्या? यह एक नई यौगिक है जो लोहे और कॉपर सल्फेट की प्रतिक्रिया से बनी है। लोहे Fe ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, जैसे क्रिकेट में एक बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज को आउट करके उसकी जगह ले लेता है। यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। यह प्रतिक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे तत्वों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रतिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं: Fe प्लस QSO4 FeSO4 प्लस Q। यह रासायनिक समीकरण हमें बताता है कि प्रतिक्रिया के दौरान क्या क्या बनता है। यहाँ Fe हमारा लोहा है, QSO4 नीला घोल है, FeSO4 हरा घोल है और Cu हमारा भूरा कॉपर है। ये सब मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं कि प्रतिक्रिया कैसे होती है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो समझ लेना कि वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया हमें तत्वों के बीच की प्रतिस्पर्धा और उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चैप्टर 4। अब मान लीजिए आपके पास दो घोल हैं, एक सोडियम सल्फेट Na2SO4 का और दूसरा बेरियम क्लोराइड BaCl2 का। ये दोनों घोल पारदर्शी और रंगहीन होते हैं और देखने में पानी जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी रासायनिक संरचना में बहुत अंतर होता है। अब अगर हम इन दोनों घोलों को मिला दें तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि इनका मिलना किसी जादू जैसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि घोल में एक सफेद रंग का पदार्थ बनने लगता है, जो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। यह दृश्य बहुत ही रोचक होता है, जैसे कि कोई रासायनिक जादू हो रहा हो। यह सफेद पदार्थ असल में बेरियम सल्फेट BaSO4 है, जो अघुलनशील होता है, मतलब ये पानी में नहीं घुलता और नीचे बैठ जाता है। बेरियम सल्फेट का निर्माण एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है, जो घोल के तल में जमा हो जाता है, और ऊपर जो साफ घोल बचता है उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो हुआ क्या? हमने एक नए पदार्थ का निर्माण किया है और एक घोल को दूसरे घोल में बदल दिया है। सोडियम Na ने बेरियम Ba से उसका सल्फेट SO4 छीन लिया और बेरियम ने सोडियम से उसका क्लोराइड Cl छीन लिया। यह एक प्रकार का रासायनिक नृत्य है जिसमें आयन अपने नए साथी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे एक डांस प्रतियोगिता में दो जोड़ियों ने आपस में अपने पार्टनर बदल लिए हों। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है और इसे देखकर हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जटिलता का एहसास होता है। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक यौगिक अपने आयन को दूसरे यौगिक के आयन के साथ बदल लेता है। इस प्रक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं: Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl। यह रासायनिक समीकरण इस प्रक्रिया को सरलता से समझाता है। यहाँ Na2SO4 हमारा पहला घोल है, BaCl2 दूसरा घोल है, BaSO4 हमारा सफेद पदार्थ है और 2 NaCl हमारा साफ घोल है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना रसायन विज्ञान के छात्रों के लिए आवश्यक है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करें तो समझ लेना कि वहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। यह प्रतिक्रिया रसायन विज्ञान की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना हमारे लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, ये थी 4 प्रमुख रासायनिक प्रतिक्रियाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप इन प्रतिक्रियाओं को आसानी से पहचान सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।